मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बारुत्रा। अध्याय 2 मानव तंत्र। पाठ 8 उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने की व्यवस्था। जहाँ उत्सर्जन का अर्थ त्यागना होता है, तो तंत्र का मतलब शरीर के विशेष अंगों द्वारा बनाई गई संरचना जो विशेष कार्यों को संपन्न करती है। कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया अर्थात NH3, यूरिया, यूरिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है। अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी शरीर में आविष अर्थात जहर के समान कार्य करते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। संचित नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन हेतु विशेष तंत्र, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, कार्य करते हैं। इस तंत्र में वृक्क अर्थात किडनी मुख्य भूमिकाएं निभाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले पदार्थ अमोनिया उत्सर्जक पदार्थ कहलाते हैं। वहीं यूरिया उत्सर्जन करने वाले यूरिया उत्सर्जी, वहीं यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीव यूरिक उत्सर्जी के नाम से जाने जा सकते हैं। अनेक अस्थि मछलियों, उभयचर जीवों व जलीय कीटों द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, और अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे तरल पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। वहीं यूरिया त्यागने वाले जीवों में यूरिया उत्सर्जनधारी में जैसे स्तनधारी जीव, समुद्री मछलियाँ आदि सम्मिलित होती है। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है, जो कि कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देती है, जिसे वृक्कों द्वारा अर्थात किडनी द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। वहीं यूरिक अम्ल पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, और इस यूरिक अम्ल को अत्यंत कम अर्थात जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, और ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। वहीं मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उनका निष्कासन करना होता है। अर्थात शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी को एकत्रित कर शरीर से उसका निष्कासन करने की प्रक्रिया, जिसके अंदर मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की किडनी, एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियाँ व एक मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। वृक्क अर्थात किडनी मानव का पहला मुख्य उत्सर्जन अंग है। किडनी यह शरीर से करीब 75 से 80% तक भाग तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। साथ ही शरीर में स्रावित समस्त प्रकार के पाचन रस व अन्य रसों का नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। ये सेम के दानों के आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। सेम के दानों से अपन कह सकते हैं, जिसे अपन छवला कहते हैं, उनके गहरे भूरे रंग के आकार के होते हैं। ये उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे अर्थात कशेरुकदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के बाएं व दाएं ओर स्थित होते हैं। वृक्क की मध्य सतह पर एक रोमांच होती है जो हाइलम कहलाती है, अर्थात वह भाग जिससे इसके अंदर रक्त प्रवेश किया जाता है उसे हाइलम के नाम से जाना जाता है। अर्थात वृक्क में इन रक्त को प्रवेश के लिए जिस नलिकाओं का उपयोग किया जाता है, मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं व रक्तवाहिनियाँ हाइलम से होकर वृक्क अर्थात किडनी में प्रवेश करती है। वह हाइलम के भीतरी भाग में कीम के आकार की वृक्कीय श्रोणी पेल्विस पाई जाती है। वहीं प्रत्येक वृक्क कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहा जाता है।
जिनकी संरचना आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यह एक नेफ्रॉन है जो लाखों की संख्या में मिलकर इस ग्लोमेरुलस अर्थात यकृत में पाए जाते हैं और इसकी उपस्थिति के कारण ही यकृत में रक्त साफ होता है। अब है बोमन संपुट। नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का ये थैला बोमन संपुट में शाखा अभिवाही ध्वनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। अर्थात यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये पहला भाग जहाँ पर इन अभिवाही ध्वनियों की संख्या अपवाही ध्वनियाँ अर्थात यकृत में रक्त लाने वाली व यकृत से रक्त ले जाने वाली दोनों ही प्रकार की धमनियाँ पाई जाती है और ये धमनियाँ बोमन संपुट की उपस्थिति में होती है और ऐसी लाखों की संख्या में ये पाई जाती है। और इसका आगे का जो भाग है वो कप के आकार का अर्थात एक खुले मुंह की तरह दिखाई देता है। बोमन संपुट में अभिवाही ध्वनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक शिरा जो बोमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है अर्थात अपशिष्ट पदार्थ को लाने का कार्य करता है, वह वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। वहीं द्वितीय हिस्सा जो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है वह वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। वहीं वृक्क नलिका है, यह बोमन संपुट के निचले हिस्से से जुड़ती है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। यह मध्य भाग में नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित हैंले लूप का निर्माण करती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है ये एक हेयर पिन की तरह दिखाई देता है और हेयर पिन की भाग की तरह दिखाई देने के कारण इसे हैंले लूप के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे हैंले लूप का निर्माण करती है। मूत्र निर्माण का ये कार्य 3 भागों में संपन्न होता है। पहला है गुह्य निस्वहन बंधन अर्थात सर्वप्रथम जब रक्त यकृत में प्रवेश करता है तो अभिवाही ध्वनियों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और उसमें से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा जल व अपशिष्ट पदार्थ सभी को पृथक पृथक कर दिया जाता है। फिर उनमें से उन उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल आदि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो वहीं अपशिष्ट पदार्थों को स्त्रवण अर्थात शरीर से त्याग दिया जाता है। ये सभी कार्य वृक्क के अर्थात किडनी के अलग अलग हिस्सों में संपन्न होते हैं और वृक्क में लगातार प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त वृक्क में धमनियों द्वारा लाया जाता है। वही रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है तथा अभिवाही धमनियाँ नेफ्रॉन में बोमन संपुट से आकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। ग्लोमेरुलस का यहाँ रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है और ये प्रति मिनट 1000 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन अर्थात निस्पंदन कार्य पूर्ण कर लेती है अर्थात छानने का कार्य पूर्ण करती है, जहाँ से रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर अर्थात निस्पंदित यानी छान कर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिकाओं से गुजरता है और वृक्क नलिकाओं की दीवारें घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है और ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेती है। वहीं तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रशिक्षित कर लिया जाता है तथा करीब 90% तक पदार्थ शरीर द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और वहीं पीछे बचा हुआ 10% भाग नेफ्रॉन द्वारा अवशोषण 50 साफ रक्त अपवाही ध्वनिकों को संग्रहित कर दिया जाता है। अर्थात जो 90% रक्त साफ हुआ है वह अभिवाही ध्वनि द्वारा प्रवेश किया था और अपवाही ध्वनि अभिवाही से आया और अपवाही से पुनः शरीर से त्याग दिया गया। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। वहीं पुनः अवशोषण किए जाने वाले ये पदार्थों में जैसे यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ सम्मिलित नहीं होते। ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं और ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ मूत्र का निर्माण करते हैं
जो नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रह नलिकाओं में चले जाते हैं, अर्थात मूत्र नली में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है। वहीं मूत्राशय एक मात्र वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता जाता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने की स्थिति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एक ऐच्छिक संदेश अर्थात मस्तिष्क से एक संदेश प्राप्त होता है, और जब शरीर उसके लिए तैयार रहता है उस समय ये संदेश मूत्राशय की पेशियों को संकुचित कर देता है। मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलन पैदा कर इस मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त भी कहा जाता है। मूत्रण प्रतिवर्त वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिराएं पुनः ले जाती है। उत्सर्जन में प्रयुक्त कुछ अन्य भी अंग हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी, जैसे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। वैसे ही हमारी त्वचा से विभिन्न प्रकार के अम्ल व खनिज लवण जैसे पदार्थ, जैसे कि गर्मियों में पसीना होने पर बहने वाला लवणीय पदार्थ जल, जिसे यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहीं यकृत में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का अर्थ है अपशिष्ट कोशिकाएँ या लाल मृत कोशिकाएँ, जो लाल रक्त कणिकाएँ वगैरह नष्ट हो जाती है, वे बिलिरुबिन, वहीं विटामिन, स्टेरॉयड हार्मोन आदि का भी मल के साथ उत्सर्जन कर दिया जाता है। त्वचा में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि को पसीने के साथ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम अर्थात मुंह द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। अगला भाग अध्याय 2